अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में कराची वालों के लिए बुरी खबर है, गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंडस्ट्रीज पावर प्लांट्स के बाद सुई सदरन गैस ने CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। CNG फिर से कब मिलना शुरू होगी कुछ पता नहीं है। कराची वाले गैस को तरस गए, अब सनतें कैसे चलेंगी? निजी बिजली घर, फैक्ट्रीज और CNG स्टेशंस को गैस नहीं मिलेगी। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश का ऐलान कर दिया गया। गैस की बंदिश की वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम भी ठप हो गया। बसें आ तो रही हैं, लेकिन इस हालत में रक्शे भी खड़े हो गए। आखिर सफर कैसे करें? आधे से पौना घंटा हो गया मुझे खड़े हुए, आगे से घूमता हुआ आ रहा हूं, यहाँ तक पहुंचे। रक्शे वाले भी कहीं चलने को तैयार नहीं। जो पेट्रोल पर चला रहे हैं वो ज्यादा पैसे बता रहे हैं। 400 रुपया भाड़ा है। अब सवारी पक्की है, फोन कर रहे हैं गैस होएगा तो तेरे पास आएंगे। अगर पेट्रोल डालेंगे तो फिर वही बात है, जितनी कमाई की होगी सारी पेट्रोल में डाल दो। गैस की गैर मुअय्यना बंदिश की वजह से CNG एसोसिएशन ने कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया। CNG एसोसिएशन के सदर ने गैस बंदिश के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। गयास पराचा कहते हैं चंद लोगों को नवाजने के लिए मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बड़ा गैर मुनसिफाना और बड़ा गैर इखलाकाना मैं लफ्ज कहूँगा ये फैसला है। ये फैसला करने से पहले कोई रीजन नहीं बताई गई, और हमेशा जब भी गैस की कोई शार्टेज होती है तो CNG पे नजला गिरता है। और हमें तो ये नहीं समझ आ रही, पंजाब में अब ये गैस आ नहीं रही तो सिंध में गैस इस्तेमाल कहाँ होगी और किधर जाएगी? नई कानूनी नहीं बनी, इन्होंने कैप्टिव पावर को भी बंद किया है, CNG को भी बंद कर दिया, तो ये सिस्टम कैसे कामयाब होगा? हम समझते हैं कि जब सबसे ज्यादा टैरिफ भी इन्होंने हम पे लगा दिया है सिर्फ चंद लोगों को नवाजने के लिए, गैस शार्टेज का मसनूई बुरान, पिछले 10 साल से कभी इस तरह का बुरान नहीं हुआ कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सिंध में तमाम चीजें बंद कर दें। ये अचानक एक रात में कैसे तब्दीली आ गई है? हमें तो इस चीज की अभी तक समझ ही नहीं आ रही, और हमसे हजम ही नहीं हो रही ये बात कि हम तो बार बार SSGC को फोन कर रहे हैं कि भाई ये लेटर किसी और को लिखना था, हमें लिख दिए। ये आ कहाँ से गए? एक रात में ऐसा प्रॉब्लम क्या हो गया? सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं कि गैस नहीं मिलेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप बंद हो जाएगी। हड़ताल की ज़रूरत नहीं, बहरान की जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम और CNG इंतज़ामिया है। आज भी इन्होंने नागा किया है तो हमारी 50% बसेस जो हैवी व्हीकल बसेस, मिनी बसेस, कोचेस, ये आज रोड पे नहीं आई। और आज नहीं, अगर ये बंद है नागा और कल भी ये अगर ये कर रहे हैं बंद तो फिर आज जो हमारे पास CNG थी वो भी खर्च हो जाएगी। कल तो हमारी सारी गाड़ियां जो ऑफ रोड हो जाएंगी। इसकी जिम्मेदार तो मेरे ख्याल में वफाकी वजीर पेट्रोलियम और CNG इंतजामिया है, और ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये बिलावजह अवाम को तंग करने की बातें हैं, ज़ाहिर है इनको पता है पूरी पाकिस्तान में तो अक्सर गाड़ियां जो है, बड़ी गाड़ियां भी जो है और शहरों में चलने वाली गाड़ियां जो है, ये जो CNG पे है काफी अरसे से। तो मेरा तो ख्याल है कि जी हमें हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही ये हड़ताल करवा रहे हैं, कल गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, पर इसकी जिम्मेदार यही है, वो तो कोई भी नहीं। CNG की स्टेशंस की बंदिश का बोझ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों पर आ गिरा। मुसाफिर कहते हैं कि सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं और जो हैं वो मुंह मांगा किराया ले रही हैं। रिक्शे वाले भी परेशान हैं। CNG बसें, CNG सुरक्षा, CNG सब कुछ CNG भी चल रहा है। हालांकि आज काफ़ी ट्रैफिक, 2 दिनों में ट्रैफिक कम है रोड पे, क्योंकि कारों वाले भी CNG पे चलते तो CNG बंद है। गाड़ियों वाले जो 30 रुपए किराया ले रहे थे वो 50 रुपए किराया ले रहे हैं, और तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा स्टॉपों पे खड़े रहना पड़ता है। पेट्रोल पे ओवरेज नहीं है, बचत ही नहीं है। आजकल का ट्रैफिक, एक सवारी छोड़ो 100 का पैसेंजर होगा, 100 से ऊपर का पेट्रोल जला देंगे, क्योंकि रास्ते बंद है, हर तरफ ट्रैफिक इतना जाम है कि वो कंट्रोल से बाहर नहीं, बिल्कुल खाता ही नहीं है। कराची में आखिर गैस के बहरान की वजह क्या है? निजी बिजली घर, सनतें और फिर CNG स्टेशंस भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद हो गए हैं। एसोसिएशंस गैस न मिलने पर कल से एहतजाज करेंगी। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ खान, ये बताइएगा कि आखिर निज़ाम चलेगा कैसे? जी फवाद, अगर बात करें जो सुई सदरन गैस की टंडोजाम में 2 गैस फील्ड हैं, एक गंबट गैस फील्ड है और कुनर पसाकी गैस फील्ड है, वहाँ से जो सप्लाई है 500 MMCFD शॉर्टफॉल हो गया, जो कि 42% है टोटल सप्लाई का। 1200 MMCFD सप्लाई होती है तमाम गैस फील्ड से। अब जो शट डाउन हुआ है उसकी वजह ये बताई जा रही है सुई सदरन गैस की जानिब से कि 2 गैस फील्ड जो है तकनीकी ख़राबी हुई है, उसकी वजह से
पूरे सिंध भर में गैस की सप्लाई शदीद कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो निजी बिजली घर हैं तमाम 7 इंडस्ट्री जोन उनको जो है गैस सप्लाई पहले बंद की गई थी। फिर अचानक से ये ऐलान किया गया कि सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन जो हैं 650 CNG स्टेशन उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी है। अब जो ओवरऑल सिचुएशन जो सामने आई है, अभी अगर आप देख सकते हैं CNG स्टेशन मेरे पीछे जो है वो ऑलरेडी बंद है। 48 घंटे का ऐलान किया गया था, अब ये गैर मुअय्यना मुद्दत पे मुंतकिल कर दिया गया है। शहर की बात करें तो कराची शहर और सिंध भर में तकरीबन 80% जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक वो जो है CNG पे मुंतकिल हुई है, जिसमें CNG रिक्शे हैं, बसेस हैं। अब जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है आज ही शहर में। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अशरफ खान। शहबाज इस्लाम तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि पहले 48 घंटों की बंदिश का ऐलान किया गया, अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक की बंदिश की जा रही है, आखिर कब तक गैस सप्लाई बहाल होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि गैस जो है वो तो हमें पीछे से जब मिलेगी तो हम आगे सप्लाई करेंगे। नाउ 2 मेजर गैस फील्ड विच इज कोनापसाकी एंड गम्बट, यहाँ से तकनीकी वजह की वजह से उनको कमी हुई है और ये कोई गैप जो है कोई 350 MMCFD तक का पहुंच गया है। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि कोयटा में सर्दियां हो गई हैं, जिससे सर्दियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई है। नाउ हैविंग सेड दिस, हमें अभी आगे नहीं पता कि ये पोजीशन कब सही होगी कि गैस फील्ड से हमारे पास गैस की सप्लाई कब बहाल होगी, हमें नहीं पता है। हमने अभी भी अपने जो डोमेस्टिक कस्टमर है विच हैज द मोस्ट प्रायोरिटी, हम उनको अभी भी गैस सप्लाई कर रहे हैं और हम कैप्टिव पावर को भी, जिनके साथ हम पहले ये बता चुके थे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, हम उसमें भी उनको जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई बढ़ेगी हम उनको भी देंगे। और जहाँ तक CNG सेक्टर का ताल्लुक है, जैसे ही हमारी सप्लाई बेहतर होगी हम उनको भी इम्प्रूव करेंगे। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ये दोनों गैस फील्ड में जहाँ पर प्रॉब्लम है, कब तक यहाँ से सप्लाई बहाल हो सकती है, कब तक काम मुकम्मल होगा यहाँ पर? देखिए, ये तो बेसिकली PPL और OGDCL जो कंपनीज हैं जो वो बेहतर जवाब दे सकती हैं, लेकिन हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं और वो हमें एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। अब ये जल्द कब होगी, दोज कंपनीज आर एक्चुअली आंसरेबल टू दैट। ठीक है शहबाज साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जिन गैस फील्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, खराबी सिर्फ इनमें है या मुख्तलिफ इलाकों में और भी फील्ड्स हैं जिनमें खराबी का सामना है? जी, बेसिक चूंकि ये 2 बड़ी गैस फील्ड्स हैं तो बेसिक हमें यहाँ से कमी हुई है, जिसकी और प्लीज समझिएगा कि कमी भी हुई है और दूसरी तरफ गैस की सप्लाई, गैस की डिमांड बढ़ी हुई है, तो ये दोनों का एक मतलब मल्टीपल इफेक्ट आ गया है, इस वजह से ये हुई है। बेसिकली इन 2 बड़ी फील्ड्स में हुई है। अच्छा, इनकी आउटपुट कितनी होती थी, ये जो 2 गैस फील्ड खराब हुई हैं, इनकी बताइएगा। ये सर इस वक्त मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इन दोनों की जो सप्लाई कमी हुई है उसकी वजह से कोई हमारे पास जो डेफिसिट आ गया है सप्लाई एंड डिमांड का, वो कोई 350 MMCFD आ गया। सो ये बहुत बड़ा डेफिसिट है और इसको हम पूरा करने के लिए पूरी लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं और जहां तक जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई बेहतर होती जाएगी हम अपने जो लोड मैनेजमेंट प्लान है उसके हिसाब से इसको बेहतर करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 350 MMCFD गैस की सप्लाई का मसला आया है, लेकिन यहाँ से इन 2 गैस फील्ड से तो 150 MMCFD गैस सप्लाई की जाती है, यानी इसका मतलब है कि मसला कहीं और से भी है। शहबाज साहब, देखिए सर, शॉर्टेज तो ऑलरेडी है ना, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल शॉर्टेज 350 पे पहुंच गई है। शॉर्टेज तो है ना, तभी तो हम नॉर्मल डेज में भी इंडस्ट्रीज को और CNG सेक्टर्स को बंद करते थे ना, तो लोड मैनेज करते थे ना। तो मैं तो आपको पूरी शॉर्टेज एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी, गयास साहब हैं चेयरमैन एसोसिएशन के, CNG एसोसिएशन के, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सप्लाई को तोड़ा जाता है कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए। वो क्या तासुर देना चाह रहे हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं या फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? आप ज़रा बताइएगा, किन लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है? ये तो आप गयास साहब से ही पूछिएगा, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता दी। देखिए, मैं मीडिया को इंशाल्लाह नंबर्स भी जारी कर दूंगा जहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन 2 फील्ड्स में प्रॉब्लम आई है
और उसकी सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से ये सब। शहबाज साहब, हमें ये बताइएगा कि आपको PPL और OGDCL कुछ नहीं इस बारे में बता रहे कि टाइम फ्रेम क्या है, ये मामला कब तक हल हो जाएगा और ये जो मरम्मती काम है, जो खराबी है, दूर हो जाएगी? तो बताया कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम उन्होंने हमें नहीं कम्युनिकेट किया। दे आर वर्किंग ऑन इट। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम मीडिया को बता देंगे। ठीक है शहबाज साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 2 फील्ड से आपने 350 MMCFD गैस की कमी की बात की है, उनकी तो मुकम्मल आउटपुट जो बता रही जा रही है वो 150 MMCFD है, तो इस मामले पर क्या बताएंगे आप हमें? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन 2 फील्ड की वजह से 350 हो गई है। आप इस बात को समझे कि हमारे पास पहले ही डेफिसिट था और ये डेफिसिट को मैनेज करने के लिए हम इंडस्ट्रीज और CNG स्टेशंस की हॉलीडेज कर रहे थे। नाउ ये इन दोनों की वजह से बढ़ के यहाँ तक पहुंच गया है। तो ये कहना, अगर ये आपकी कंक्लूजन हो रही है कहीं कि ये 350 सिर्फ इसकी वजह से हो गया है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज सप्लाई डिमांड का पहले भी प्रॉब्लम था। मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर ये बताया कि इनके होने से ये सप्लाई डिमांड का गैप इतना बढ़ के यहाँ तक पहुंच गया है, ये बताया। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा शहबाज साहब के घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस लोड शेडिंग की जा रही है क्या? नहीं जी, अगर सब हमारी सबसे प्रायोरिटी भी जो है लोड मैनेजमेंट में वो डोमेस्टिक कस्टमर्स ही हैं, और इसीलिए हम अपने सबसे पहले जो हमें लोड मैनेजमेंट प्लान मिला हुआ है, हम उसके हिसाब से सबसे पहले अपने डोमेस्टिक कस्टमर को गैस देते हैं। अच्छा शहबाज साहब, ये भी बताया जा रहा था कि गुज़श्ता रोज सनतों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई थी, यानी कि गैस सप्लाई करना बंद कर दिया गया था, तो ये अब सिलसिला कब तक रहेगा? सनतों को कब तक ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये हमारा एक एग्रीमेंट है जिसमें हमें 9 महीने गैस उनको देना है। हमने उस एग्रीमेंट के तहत उनको इंटीमेट भी कर दिया था। उसके बावजूद हमने ये भी कहा है कि जैसे ही हमारे पास गैस की सप्लाई डिमांड में फर्क आएगा, हम उनको गैस देंगे। और हम आज भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास ये गैप कम होगा, तो हम अपने इंडस्ट्रीज को और CNG सेक्टर को गैस वापस से फराहम करना शुरू करेंगे। ठीक है शहबाज इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें रिपोर्ट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। गैस की बंदिश की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने विफाक पर डाल दी है। वजीर तवानाई सिंध कहते हैं कि वजीर आजम ने दौरा कराची में ताजिरों की गैस ना बंद करने का वादा किया था। क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आजम साहब आए थे और उन्होंने यहाँ के बिजनेसमैन जो यहाँ उनसे मुलाकात की, उनसे उन्होंने वादा किया था कि फैक्ट्रियों की जो गैस की फराहमी है, जिससे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनकी गैस बंद नहीं होगी। इस्लामाबाद मुश्किल से पहुँच के अपना काम शुरू किया है। यहाँ कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, मुनक़ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बंद हो जाएंगी। इसी मामले पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि वज़ीर तवानाई ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिंध के जो सनतकार हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। पहले सिंध की आवाम के उन्होंने घर गिराए हैं, अब उनसे रोजगार भी छीना जा रहा है और घरेलू सार्फिन को परेशान करके गैस की बंदिश की जा रही है। और CNG का भी मसनूई बहरान वफाकी हुकूमत ने सिंध में पैदा किया है। सिंध जो सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है, वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का कहना है कि उसके बावजूद जो आइन के तहत सिंध को सबसे ज्यादा गैस फराहम करनी चाहिए, मगर वफाकी हुकूमत इसके बरअक्स सूबे को सबसे कम गैस फराहम कर रही है। और जैसे ही इमरान खान की दौरा आया है तो सिंध के साथ मजीद नाइंसाफी ठीक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने गैस फराहमी का वादा वफा न किया। इस्लामाबाद जाते ही गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। संजय, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में गैस के कम प्रेशर से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस हुई। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर ने बताया है कि गैस कंपनीज़ का ढांचा इतनी ज़्यादा आबादी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। वज़ीर बराए पेट्रोलियम ने बताया है कि कोयटा से क़ल्लात तक 120 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 2 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत की 2 पाइपलाइन ज़ेर तामीर हैं। मंसूबों की तकमील से गैस प्रेशर 2000 MFCFD हो जाएगा। कम प्रेशर का मसला पूरे मुल्क में है, जिसकी बड़ी वजह चोरी है। और सर्दी में इजाफे के साथ ही LPG की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। टैक्स कम करने के बावजूद आवाम को फ़ायदा नहीं मिल सका। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। मौसम सर्द हुआ तो LPG की कीमतों को पार लग गए। सरकारी निर्ख तो है 113 रुपए फी किलो, मगर गैस 160 रुपए किलो भी दस्तियाब नहीं। कोई 150 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है।
अब उनको पता गैस नहीं मिल रही है, गरीब आदमी तो पीसा जा रहा है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि अगर उनको गैस महंगी मिलेगी तो वो सस्ती नहीं बेच सकते। दुकानदारों को गैस किस भाव मिल रही है पहले ये तो पता कर लें, दुकानें सील करी जा रहे हैं। मार्केट में जो रेट हमें मिलता है वो तकरीबन 140 से ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम 150 160 बेचेंगे तो हमें कुछ बचेगा। हुकूमत ने सितंबर में LPG पर सेल टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी के बाद दावा किया था कि घरेलू सिलेंडर कम से कम 200 रुपए सस्ता होगा। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस लोड मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद कर दी जाएगी। सनती सारिफीन मुतासर होंगे, घरेलू सारिफीन को प्रेशर में कमी का सामना रहेगा। सुई सदरन ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए CNG स्टेशंस भी बंद कर दिए हैं और ऐसे में सुई नॉर्दर्न ने भी गैस लोड मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए गैस को बंद कर दिया जाएगा। सनती सारिफीन सबसे ज़्यादा इस फैसले से मुतासर होंगे, जबकि घरेलू सारिफीन को प्रेशर में कमी का सामना रहेगा। सप्लाई आज रात 12 बजे से बंद रहेगी। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने शराब के इजाज़तनामे मनसूख करने का बिल पेश कर दिया, जिसकी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ही मुखालिफत कर दी। सिर्फ MMA के रुकन ने हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली रमेश कुमार ने शराब के इजाज़तनामे मनसूख करने का बिल पेश किया, जिसकी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से मुखालिफत की गई, लेकिन सिर्फ MMA के रुकन ने इस पर हिमायत की। उस्मान खान से मजीद डिटेल्स लेंगे। उस्मान, बताइए इससे मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन है डॉक्टर रमेश कुमार। उन्होंने ये तरमीमी बिल पेश किया था कि शराब के जो इजाज़तनामे हैं उसको मनसूख किया जाए और आइन के आर्टिकल 37 में जो तरमीम का मुतालबा किया गया था, उनका ये कहना था कि शराब हिंदू, मसीही, इस्लाम तमाम मज़ाहिब में जो है हराम है, इसको बंद किया जाए। जिस पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी कानून की मलाइका अली बुखारी, उनका ये कहना था कि इस तरह का बिल पहले भी पेश हो चुका है मगर कोई हतमी नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं की और कहा कि बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया जाए। रमेश कुमार की जानिब से बिल पर वोटिंग कराने का मुतालबा किया गया और बिल पर डिप्टी स्पीकर ने राय ली और कसरत राय से बिल पेश करने से रोक दिया और अपोजिशन और हुकूमत के अरकान जो थे वो इस मामले पर एका किए हुए थे कि ये बिल जो है वो पेश नहीं किया जाता, इसको मंजूर नहीं किया जाता, जबकि MMA के जो अरकान हैं उनका बिल जो है वो पेश ना करने पर उन्होंने एहतजाज किया और मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो अरकान थे उन्होंने रमेश कुमार का साथ दिया। बहरहाल ये जब नहीं हुआ तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन को मनाने के लिए जो है वो भेजा था और यूं ये बिल जो है वो नहीं पास होगा। इसके अलावा जो रमेश कुमार के 3 बिल थे उनको मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने बिल पेश करने से भी रोक दिया और सिर्फ MMA के रुकन ने बिल की हिमायत की, जबकि डॉक्टर रमेश कुमार की जानिब से ये कहा गया कि शराब तमाम मज़ाहब में हराम है, शराब के लाइसेंस मनसूख किए जाएँ। कौमी असम्बली में रमेश कुमार ने बिल पेश किया, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की बिल की मुखालिफत, जबकि डिप्टी स्पीकर ने बिल पेश करने से रोक दिया और इस मौके पर इस मामले पर सिर्फ MMA के रुकन ने हिमायत की। इसके अलावा अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से मुखालिफत की गई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रमेश कुमार साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिल की मनसूखी के लिए आपने बात की, इस बिल की मुखालिफत में अपोजिशन और हुकूमत दोनों सामने आ गए, MMA ने सिर्फ हिमायत की, मामले के ऊपर आपसे मजीद जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो बिल था, बिल तो बहुत थे मगर जो बाद में पहले जो बिल थे वो रिजर्व सीट्स के हवाले थे और वुमेन यूनिवर्सिटीज के हवाले थे, उसके ऊपर भी अपोजिशन ने मुखालफत की मगर मैंने वोटिंग की रिक्वेस्ट की तो वोटिंग में मेरे जो है वो हक में 89 वोट आ गए और अपोजिशन में 86 आ गए तो मेरा बिल पास हो गया। मगर जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिल था कि आर्टिकल 37H मैंने हमें कि यहाँ पे रिलीजन के नाम के ऊपर शराब का जो कारोबार चलता है, इस रिलीजन को जो है वो डिलीट किया जाए, क्योंकि हर मज़हब के अंदर मैंने सब मुताले किए हैं। मैंने पाक कुरान शरीफ पढ़ा, मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। किसी भी मज़हब के अंदर जो है वो मजहबी त्यौहार के दिन के ऊपर जो है वो शराब की इजाज़त नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर मजहबी त्यौहार के नाम से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे जो है वो त्यौहार के ऊपर शराब की इजाज़त दी जाती है, मगर पूरा शराब का कारोबार 365 दिन उसी नाम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से चलता है। ये तो ब्लैस्फेमी एक्ट में आता है, जिसके ऊपर मैंने कहा ये जो है रिलीजन का नाम खत्म किया जाए। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाँ में कम वोट आए और ना में ज्यादा है। ठीक है, इस बिल में आपका मौक़िफ़ क्या था वो आपने हमें बताया है। डॉक्टर रमेश कुमार, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात ख़त्म न हुई, दरख्वास्त से ज़मानत खारिज होने पर नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। साबिक़ वज़ीर रेलवे ने नैब को गुलाम करार दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मुज़ामत नहीं करनी,
मुस्लिम लीग को एक और धचका। ख्वाजा बरादरान भी नैब हिरासत में आ गए। साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंसूख होने के बाद कारकुनान ने कमरा अदालत से बाहर आकर नारे लगाए। अहाता अदालत में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से अहलकारों को मुश्किलात भी हुई। लीगी रहनुमा ने मतवालों को किसी किस्म की मज़ाहिमत से रोक दिया। खिताब करते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ हो रहा है। गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मुजामत नहीं करनी। ये कानून से खिलवाड़, ये कानून का मजाक, ये आइन का मजाक कितनी देर चलेगा? मुझे अफसोस है कि नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। मतवाले रहनुमा ने इस मौके पर पुरजोश नारे भी लगाए। लीगी कारकुनान ने साद रफीक को कांधों पर उठा लिया, जिसके बाद नैब एहलकार साबिक वजीर रेलवे को लेकर रवाना हो गए। नैब लाहौर का कहना है कि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने गैर कानूनी सोसाइटी से फवायद हासिल किए। 40 केनाल के प्लॉट भी दोनों भाइयों के नाम थे। रियाज अहमद की रिपोर्ट। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का मालिक कोई और नहीं, साद रफीक हैं। बेनामीदार अहलिया और भाई के साथ मिलकर हाउसिंग सोसाइटी बनाई। नैब ने इल्जामात की फहरिस्त जारी कर दी। नैब हुकाम के मुताबिक LDA ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया। मुल्ज़मान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मंसूबे की मार्केटिंग करते रहे। शहरियों को धोखा दिया गया और अरबों रुपए के प्लॉट्स फरोख्त किए। 7000 कनाल पर मुश्तमिल पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी 2002 में बनी। इस केस में कैसर मीन बट बतौर वादा माफ गवाह बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। जिसने गाजरें खाई उसके पेट में दर्द तो होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दो टोक अंदाज में बता दिया। लीगी रहनुमा मलिक अहमद कहते हैं गिरफ्तारी के बगैर भी साबिक वज़ीर रेलवे के खिलाफ तहकीकात की जा सकती थी। रातों रात अमीर बनने वालों को हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। साद रफीक की गिरफ्तारी जमानत मंसूख होने के बाद हुई। ये जो लोग ज़्यादातर गिरफ्तार हो रहे हैं, इन्होंने इनकी किस्मतें बदली हैं। इनके प्राइस बॉन्ड निकले हैं रातों रात। अरबपति ये रातों रात ही हुए हैं। तो वो जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना खादियाँ गाजरा टेडो ना दे पीड़, उनके अभी पेट में दर्द हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा मलिक अहमद ने दावा किया कि साद रफीक के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। ख्वाजा साहिबान के खिलाफ जो आशियाना केस है उसमें तो कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिस पर उनके ऊपर कोई इल्जाम लग सके। ये इंक्वायरी उनकी अरेस्ट के बगैर भी की जा सकती थी। वो कौन सा यहाँ से कहीं भागे जा रहे थे। वो मलिक अहमद ने कहा कि झगड़ा तहकीकात का नहीं, एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम मंजूर नहीं। बाप के बाद बेटा मुश्किलात का शिकार। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम ने तस्दीक की है कि हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल है। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। वालिद की गिरफ्तारी के बाद बेटा भी मुश्किल में। हमजा शहबाज के गिर्द घेरा तंग हो गया। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। हमजा शहबाज को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया। FIA हुकाम के मुताबिक उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश पर पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। हमजा शहबाज निजी एयरलाइंस की परवाज पर लंदन जा रहे थे। पंजाब हुकूमत के बुज़रा पहले ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर रहे थे। की हिस्ट्री ये है कि बुरा वक्त आता है तो या कमर में दर्द निकल आता है या दिमाग में दर्द निकल आता है और वो भाग जाते हैं। तो अब भी डर ये है कि कहीं भाग ना जाएं। तो मेरी जाती राय है कि इनका जनाब ECL में नाम होना चाहिए। नैब लाहौर हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों की तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा वो साफ पानी कंपनी केस में भी शामिल तफ्तीश रहे। नैब ने हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज को भी तलब किया था, लेकिन वो पेशी से पहले ही लंदन चले गए। बेटे को बैरून मुल्क जाने से रोकने और ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर मियां शहबाज शरीफ का नाराजगी का इजहार। कहा हमजा के मामले पर ज्यादती हुई है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है।
शहबाज शरीफ की परेशानियां बढ़ गईं। साद रफीक और उनके भाई की गिरफ्तारी पर अपोजिशन लीडर तिलमिला उठे। ख्वाजा साद रफीक को आज अरेस्ट कर लिया गया, उनके भाई को। उनके भाई मेरे साथ बाकायदा पंजाब में वो हेल्थ मिनिस्टर थे और एक कंधाई, वो शरीफ आदमी, उसका ना लेना ना देना। साद रफीक इज अ वेटरन पॉलिटिशियन, उसकी बड़ी खिदमात है रेलवे में। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर भी हुकूमत पर तनकीद की। हमजा शहबाज शरीफ ना वो नैब को दरगार है, ना वो ECL पे थे। FIA ने ये है अपना, मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप, सिविलियन डिक्टेटरशिप है। शहबाज शरीफ को मरियम औरंगजेब के केस का बताया गया तो वो हैरान रह गए। मरियम औरंगजेब के खिलाफ शुरू कर दिया एकदम। आपके खिलाफ? जी हाँ जी, कोई इश्तेहारात का मामला इंफॉर्मेशन में। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही होगा। अपोजिशन के फैसले से स्पीकर को आगाह कर दिया है। और नैब की कार्रवाइयों पर हिकमत अमली के लिए नून लीग ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि इंतकामी कार्रवाइयों और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, क्या मालूम हो पाया, सदारत कौन करेगा, हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास का हिस्सा कौन कौन होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, इसलिए उन्हीं की सदारत में ये मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो कल तलब किया गया है। कल दोपहर 1:30 बजे ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा और इसके इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के जो तमाम अरकान हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उनको शिरकत करने की हिदायत की गई है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों समेत जो मजमूई सूरत हाल है उस पर गौर किया जाएगा और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है वो भी वज़ा की जाएगी। और क्योंकि आज जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक हमजा शहबाज वाली और दूसरा ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार किया गया, उसी तनाजुर में जो है ये अब अपोजिशन की जमात, बड़ी जमात है, वो ये तय करेगी कि उन्होंने आगे किस तरीके से बढ़ना है, हुकूमत का साथ देना है या टफ टाइम देना है। इसका असली तौर पर फैसला जो पार्लिमानी पार्टी की इजलास में किया जाएगा। ठीक है, मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास होगा जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। उस्मान खान, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की दौरों के अखराजात खुद बर्दाश्त किए। बैरून मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ में से 3 मियाँ शहबाज शरीफ ने वापस नहीं किए। पंजाब हुकूमत ने असम्बली में तफसीलात जमा करा दी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने 5 साल में 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं और तमाम तर अखराजात खुद ही बर्दाश्त किए। साथ जाने वाले सरकारी अफसरान के अखराजात ख़जाने से अदा हुए। गैर मुल्की तहाइफ के सवाल पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ को बैरून मुमालिक से 35 तहाइफ मिले। 3 तोहफे साबिक़ वज़ीर आला साथ ले गए जबकि 32 ऐवान वज़ीर आला में मौजूद हैं। कराची में बुलंद इमारतों की तामीर से पाबंदी हटा ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक हाई राइजिंग बिल्डिंग तामीर करने की इजाजत दे दी। कराची में प्लाजा, टावर सब बनेगा मगर कानून की हद में। चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किन कवानीन के मुताबिक हाई राइज तामीर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बुलंद इमारतों पर आयद पाबंदियां खत्म करने का हुक्म दिया। पाबंदी खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा रुके हुए मंसूबे दोबारा शुरू किए जाएंगे। हमारे 500 प्रोजेक्ट तो अप्रूवल के लिए रुके हुए थे एज पर लॉ, जो बिल्डिंग SBC का लॉ है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड का लॉ है, उस हिसाब से नक्शे पास हों। 2 साल पहले वाटर कमीशन ने तामीर पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिस पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार कराची आए तो एक फरियादी आगा सिराज दुरानी और ओवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे की दरख्वास्त लेकर पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने ओवैस मुजफ्फर को पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की कराची आमद पर कई फरियादी आए, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जिसने सिंध पर हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ओवैस मुजफ्फर टप्पी और स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ रिहायशी स्कीम पर कब्जा करने की दरख्वास्त दायर की। 24 एक कमर्शियल सेक्टर है जिसके ऊपर ओवैस मुजफ्फर टप्पी ने कब्जा किया है। 2 सेक्टर 27 से 27B पे आगा सिराज दुरानी साहब ने
अपने पीर अजीज अहमद शामरोटी को बिठाया है और वहाँ पे अब रोटी कॉलोनी बनी हुई है। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन है ये टप्पी, कहाँ है ये टप्पी, क्या यहाँ आईजी या कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद है? उवैस मुजफ्फर टप्पी को कल अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील सलमान हामिद को जारी नैब का नोटिस मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस, तफ्तीशी अफसर और डीजी नैब पर बरहम रिमार्क्स दिए। शर्म नहीं आती, लोगों को तंग करते हुए। इरफान उल हक से मजीद जानेंगे। इरफान, रिमार्क्स में मजीद क्या कहा गया? देखिए, जो नैब की कॉम्पिटेंस थी उस पर भी सवाल उठाया है। अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि जो नैब का तफ्तीश का तरीक़ाकार है वो इंतहाई गलत है। लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और नैब के पास कुछ सबूत नहीं होता। जो तफ्तीश करने का तरीक़ाकार है नैब का, ये भी दुरुस्त नहीं है। अदालत ने डीजी नैब कराची और तफ्तीशी अफसर से नैब के उनकी खासी सरजनिश की है। सीनियर वकील सलमान हामिद को जारी किया गया नैब का नोटिस अदालत ने मुअत्तल किया है और नैब की जो इंक्वायरी करने वाले तफ्तीशी अफसर हैं और उन्हें भी फौरी तौर पर तफ्तीश से अलग करने का हुक्म दिया है और ये भी हिदायत की है तफ्तीशी अफसर को कि वो इस केस के हवाले से तफसीली जवाब और रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जो भी अब तक की रिपोर्ट, जो भी तफ्तीश में तफसीलात सामने आई हैं वो अदालत में जमा कराई जाए। इसके अलावा अदालत ने ये हुक्म दिया है कि सलमान हामिद को नैब तलब ना करे, बल्कि अगर उनसे कोई तफ्तीश करनी है तो एक सवालनामा सलमान हामिद को भिजवा दिया जाए और सलमान हामिद को हिदायत की है कि वो इसका जवाब भी नैब को दे दें। ठीक है इरफान उल हक, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। सीनियर वकील सलमान हामिद को जारी नैब का नोटिस मुअत्तल कर दिया गया है। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन में भारी मशीनरी चली तो पटरी नजर आने लगी। दूसरे रोज गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट का 80% हिस्सा पटरी से हटा दिया गया। वक्त खत्म, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। भारी मशीनरी चलने लगी। कराची में शहरी ट्रेन में सफर करेंगे। जल्दी जल्दी सब हटाओ, पटरी खाली करो। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दूसरे रोज गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में बचा कुचा सामान हटाने के बाद भारी मशीनरी से मार्केट का सफाया शुरू कर दिया गया। पटरी को छुपाने वाला रोड उखाड़ फेंका तो पटरी नजर आने लगी। तो अभी फिलहाल तो जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 40-40 फीट तो हमने खाली करा दिए। मजीद जहाँ तक निशान लगा के देंगे उनको हम खाली करा देंगे। जो रिहायशी यूनिट्स है उसके लिए जो है हमने अभी टाइम दिया है इनको। इंशाल्लाह ताला अभी आज के दिन जो है रिहायशी यूनिट्स को हम नहीं छोड़ेंगे। MQM पाकिस्तान के गवर्नर नवीद जमील भी पहुँचे। कहने लगे सिंध हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। लोगों को मुतबादिल जगह फराहम करने का बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद हम तमाम लोग वफाकी हुकूमत के साथ होंगे, पाकिस्तान रेलवे के साथ होंगे। भारी मशीनरी ने पटरी पर कायम फर्नीचर मार्केट का 80% हिस्से का खात्मा कर दिया, जबकि इस दौरान कई अफराद लोहा और लकड़ियां समेटते नजर आए। क्या करोगे इस लकड़ी का? हम रोटी पकाने के लिए लेके जा रहे हैं, घर के गरीब आदमी हैं। चलाएंगे, कोई टूटी फूटी का किनारे में आ गई तो लकड़ी डाल लेंगे झुपड़ी के लिए, और तो कोई काम ही नहीं आएगा हमें। अब नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद का नंबर आएगा। वहाँ पेट्रोल पंप समेत बहुत कुछ है जिसे पटरी से हटा दिया जाएगा। एक और अहम मामले की बात करते हैं। PIA की तबाही में किस किस ने कितना हिस्सा डाला, समा ने 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या अदादोशुमार सामने आए हैं इस ऑडिट रिपोर्ट में? जी, ऑडिट रिपोर्ट है जो कि समा ने हासिल की है। उसमें देखें कि पिछले 10 साल का अगर जायजा लें उस ऑडिट रिपोर्ट में तो पीपल्स पार्टी की दौर और नून लीग के दौरे हुकूमत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान 10 वर्षों में पहुंचा है वो सबसे ज्यादा कम फ्लीट इन्हीं 10 सालों में हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान इसी दौर में हुआ है। कौमी एयरलाइन की तबाही की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2013 में नून लीग के दौरे हुकूमत में PIA के पास 33 तैयारे थे जो 5 सालों में 2017 में कम होकर सिर्फ 12 रह गए थे। और साथ में नून लीग के दौरे हुकूमत की बात करें तो ड्राई लीज पर सबसे ज्यादा 20 तैयारे लिए गए, यानी कि उनके जो पायलट थे और उनका क्रू था वो भी उसकी अदायगी की जाती थी। साथ में ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी दौर में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अखराजात यानी कि सबसे ज्यादा मुलाजमीन 18,350 के करीब मुलाजमीन जो है
पीपल्स पार्टी दौर में रखे गए थे, उसकी वजह से PIA के अखराजात बढ़े थे। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो लीगी हुकूमत के दौर में पहले 5 साल में सिर्फ 3 तैयारे वेट लीज पे लिए गए थे, जबकि 20 तैयारे जो हैं ज़ाय लीज पे लिए गए थे। ये एक सबसे बड़ा खर्चा था जो कि PIA को बोझ उठाना पड़ा था। साथ में फी तैयारे मुलाजमीन की तादाद की बात करें तो वो भी 500 के करीब पहुंच गई थी, जो कि सबसे ज्यादा अखराजात सामने आते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि 10 सालों में इंटरनेशनल मार्केट में जो शेयर था नून लीग के दौर में, यानी 5 साल नून लीग के दौर में बदतरीन रहा है, जिसमें 41% जो इंटरनेशनल शेयर था जो मुसाफिर सफर करते कम होकर यानी घट कर सिर्फ 22% रह गए। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट का ये बताना है कि PP और नून लीग की हुकूमत ने PIA को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अशरफ खान, आपका शुक्रिया। और अब सुनाते हैं आपको गुजरावाला की करप्शन कहानी। महकमा माल ने सबसे ज़्यादा माल बनाया, लोकल गवर्नमेंट दूसरे, पुलिस और महकमा तालीम करप्शन में तीसरे नंबर पर रहे। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में महकमा माल करप्शन का माल बनाने में सबसे आगे, लोकल गवर्नमेंट भी कुछ कम नहीं, पुलिस और महकमा तालीम तीसरे नंबर पर। महकमा एंटी करप्शन का डाटा समा को मिल गया। पिछले 1 साल में ये रिकॉर्ड रिकवरी है पूरे पंजाब में। एंटी करप्शन के 9 रीजन्स में से गुजरावाला रीजन जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड्स आउट कि इतनी रिकवरी हुई है। और इसमें इल्लीगल जो है सेल्स एंड परचेज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें हमने एक्शन करके रिकवरी की है। इस साल महकमा एंटी करप्शन को 2,25,000 शिकायत मिली, 400 के करीब मुकदमात दर्ज हुए, 650 से ज्यादा करप्ट सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। सरकारी मुलाजमों के हवाले से ठीक आ रही है। ज़ाहिर बात जो वाम का लूटा हुआ पैसा है वो वापस कौमी खजाने में लाए, हम इसको सराहेंगे। कौमी खजाना लूटने वालों से 2 अरब 9 करोड़ रुपए भी रिकवर किए गए। करप्ट सरकारी अफसरान का घेरा तंग करके लूटा हुआ पैसा कौमी खजाने में वापस, जबकि सरकारी दफातर में ख्वार होने वाले साइलीन को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची बड़ी तबाही से बच गया। रेंजर्स ने अजीजाबाद में मकान से दहशतगर्दी के लिए छुपाई गई असलहे की खेप पकड़ ली। MKM साउथ अफ्रीका नेटवर्क के 2 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया। 11 मार्च 2015 ये वो दिन था जब MQM के हेडक्वार्टर पर रेंजर्स ने छापा मारा। इस दौरान कुछ मुल्जिमान रुपोश हो गए थे, जिनमें मुस्तकीम और मुकीम भी शामिल थे, लेकिन रेंजर्स ने दोनों मुल्जिमान को नॉर्थ कराची सेक्टर 10 से ढूंढ निकाला, जिनकी निशानदेही पर अजीजाबाद में एक मकान पर छापा मारा, दीवार तोड़ी गई तो हैरान कुन मंजर देखने को मिला। HMG, LMG, SMG, MP5 स्नाइपर राइफल समेत 40 छोटे बड़े हथियार, 17 किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, 350 हैंड ग्रेनेड्स, 100 से ज्यादा रॉकेट, आवान बम, लॉन्चर्स और 42,000 गोलियां बरामद की। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि मुल्जिमान मुसलसल MQM साउथ अफ्रीका नेटवर्क के साथ राब्ते में थे, जिन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया गया था। दोनों मुल्जिमान को मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की रेकी और टारगेट किलिंग का जिम्मा भी सौंपा गया था, वो जिसकी मंसूबाबंदी भी कर रहे थे। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने बरामद किए गए असलहे और बारूदी मवाद का मुआयना किया, जबकि इससे पहले अक्टूबर 2016 में अजीजाबाद से ही टैंक में छुपाया गया असलहा बरामद किया गया था। धूमधाम से शादी के लिए डकैतियां करने वाले पकड़े गए। उमैर और हनीफ के सर पर सेहरा तो ना सज सका, हथकड़ियां जरूर लग गईं। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। हाथों में गजरों के बजाय हथकड़ियां, सर पर सेहरे के बजाय मुंह पर कपड़ा, ये है धूमधाम से दुल्हा बनने के शौक में डकैतियां करने वाले उमैर और हनीफ। वारदात का भी मंझा हुआ अंदाज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पहले दुकानों की मुकम्मल ट्रैकिंग करते और मौका मिलने पर डकैती। पिछले दिनों में एक दुकान पर कैमरे थे जो लूटकर फरार हुए थे, वो हमने इनसे कैमरे रिकवर कर लिए और नकदी और इनमें जो अपना असला इस्तेमाल करते थे, पिस्टल वगैरह, वो भी हमने रिकवर कर लिए और मजीद वारदातों का इंकशाफ भी इन्होंने किया है। दोनों रंगीले डाकुओं ने पकड़े जाने पर सब उगल भी दिया। शादी थी तो पैसे नहीं थे हम लोग के पास, हमने ये काम किया था शादी के लिए। रावलपिंडी आ गए, उधर दुकान में घुस गए तो उस पे चैम्बर चढ़ाया, उसे बोला कि शापर में कैमरे डालो, उसने कैमरे डाल दिया तो फिर हम गए। दूसरों को उजाड़ कर अपने घर बसाने की ये सोच इनफरादी और इज्तिमाई हर सतह पर लम्हे फिक्र है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी।
फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल से गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। मलखावाला के मियाँ बीवी को बच्चा अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। एलाइड अस्पताल से पीर को अगवा होने वाला नौमौलूद मिल गया। बच्चा अगवा करने वाली औरत मलखावाला से शौहर समेत गिरफ्तार। थाना सदर के इलाके से ये बच्चा भी बरामद कर लिया और जिन लोगों ने इस बच्चे को चोरी किया था वो एक खतून थी। औरत ने अकेले प्लानिंग नहीं की थी बल्कि उसका खामद जो नज़ीर हुसैन उसके साथ शामिल था। नन्हा मेहमान घर लौटा तो अहले खाना ने पुलिस पार्टी को फूलों के हार पहना दिए। बच्चा हमारा मिल गया है। हम तो सब अमले को दुआएं दे रहे हैं कि हमारा लगते जिरा में ढूंढ दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हमारा बेबी हमें मिल गया है। गिरफ्तार मियाँ बीवी कौन है, बच्चा क्यों अगवा किया, क्या पहले भी जराइम करते रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, सामा, फैसलाबाद। अब कुछ बात करते हैं सुहाने मौसम की। शिमाली इलाक़ाजात में कहीं बर्फबारी तो कहीं धूप छाँव का खेल है जारी। वादी नीलम मजीद निखर गई। आज़ाद कश्मीर में आसमान से मोती बरसने लगे। वादी नीलम, लीपा और करना में सफेद परी उतर आई। बर्फ में लिपटी वादी बेइंतहा हसीन हो गई। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नथिया गली में 9 इंच जबकि अयूबिया में 10 इंच तक बर्फ पड़ी। मरी में सूरज निकलने के बाद बर्फ में ढकी मलका कोसार का हुस्न मजीद निखर गया। इंतजामिया की जानिब से मरी की तमाम शाहराहों को खोल दिया गया। दीर शहर समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। लोहारी टॉप में 1.5, लोहारी टनल और सयाहती मकाम कमराट में 2.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चिड़ियाघरों के नाम पर खाली पिंजरे देखकर मायूस होने वाले खुश हो जाएं। समा के नुमाइंदे शायान सलीम आपको कराची में ऐसे चिड़ियाघर की सैर करा रहे हैं जिसे शहरी ने अपने शौक की खातिर बनाया है, जहां आवाम भी तफरी के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो घरों में परिंदों और जानवरों को पालने का शौक रखते हैं, मगर कराची का एक नौजवान ऐसा है जिसने अपने शौक को पूरा करने के लिए अलग से ही जू बना लिया। यहाँ कौन कौन से जानवर और परिंदे हैं आपको दिखाते हैं। शौक का कोई मोल नहीं, तभी कराची के शहरी ने करोड़ों की जमीन पर अनमोल जानवर पाल रखे हैं। इस चिड़ियाघर में 10 किस्म के हिरन मौजूद हैं। ऐसे नायाब हिरन भी हैं जिनकी नस्ल खात्मे के खतरात से 2-4 है। शुतुरमुर्ग, नायाब घोड़े, ज़ेब्रा, पहाड़ी बकरे, नीलगाय, शेर, कुत्ते और बहुत कुछ। पूरी जंगल की दुनिया इस 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर मौजूद है, जिन्हें बड़े पिंजरे और साजगार माहौल मुयस्सर है। सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ परिंदों की भी बेशुमार वैरायटी है। बीस से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगी तोते हैं। दुनिया में जो भी जूस पे जाता था तो when I was kid I used to admire animals. No, brownie, no. फिर कराची में और डिफरेंट जगहों पे मैं जू पे गया तो मुझे उस तरीके का जो एक जिस तरीके की कंडीशन में मैं जानवरों को खुद देखना चाहता था, मुझे उस तरह की कंडीशंस कहीं मिली नहीं। तो आई थॉट दैट आई विल मेक अ जू। बिलाल को बचपन से जानवर पालने का शौक जरूर था, लेकिन कभी वो इतना बड़ा चिड़ियाघर बनाएगा ये इसने कभी नहीं सोचा था। जो शौक है मेरा ये तकरीबन तब से जब मैं 11 साल का था, मैं तब से जानवर पालता आ रहा हूँ। बिल्लियों से ये शौक मैंने शुरू किया था। मेरे बेडरूम में मैंने बिल्लियाँ रखी थी घर के अंदर। ये वो शौक है जिसपे लिटरली मुझे खुद भी नहीं पता कि कब इतना बड़ा हो गया। बिलाल के मुताबिक इनके पास 800 के करीब जानवर और परिंदे हैं। ये चिड़ियाघर किसी मुज़फ़्फ़ाती इलाके में नहीं, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक जी में गली नंबर 1 में है। बिलाल की जानवरों से दोस्ती मिसाली है। इनका ये कहना है
कि ये मुनफरिद शौक इन्हें दिली तस्कीन के साथ ज़हनी सुकून भी फराहम करता है और जो चाहे जब चाहे इनके इस चिड़ियाघर में आ सकता है और वो भी कोई टिकट खरीदे बगैर। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए।